तो मैं हूं सूरज शर्मा। मैं आज आपको चाइना और जापान के संबंधों के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूं, जो कि इतिहास में घटी हुई घटनाएं हैं। एक समय की बात है जब चाइनीज़ लोगों ने जापान के ऊपर अटैक कर दिया था। मतलब एक प्रॉक्सी वार टाइप का था। कोई सेना उन्हें अटैक नहीं की थी, कोई जाकर वहाँ पर बम फोड़ाया जापान के अंदर। इसका आरोप लगाकर जापानियों ने 1931 की बात है ये, 1931 में जापानियों ने चाइना के ऊपर अटैक कर दिया। जापानियों ने सैन्य आक्रमण किया और चाइना के सैनिक इस आक्रमण का सामना नहीं कर पाए और जापानियों के द्वारा जो ये अटैक किया गया, इसमें चाइनीज़ों की लगातार हार होती गई और चाइना का जो संघाई शहर हुआ करता है, आज भी है, उस पर जापानियों ने अटैक कर कब्जा कर लिया। और इसके बाद जापानी रुके नहीं और आगे बढ़ते गए। उन्होंने चाइना के उस समय की जो राजधानी हुआ करती थी नानजिंग, उस पर भी अटैक किया और उसे भी अपने कब्जे में कर लिया। इस युद्ध में टोटल 3 से 4 लाख लोगों की मौत हो गई। लेकिन जापान एक फांसीवादी ताकत होता था। उस समय उसकी सेना बहुत ही मजबूत होती थी। उसने तो पूरे दक्षिण एशिया पर भी कब्जा कर लिया था। यहाँ तक कि उसने नॉर्थ कोरिया से लेकर साउथ कोरिया, उस समय तो होता नहीं था नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, दोनों कोरिया ही थे, एक ही थे, बटी नहीं थे। ये दोनों देश एक दूसरे के दुश्मन उस समय नहीं बने थे। जैसे कि भारत और पाकिस्तान एक थे, उसी तरह से पूरा कोरिया एक था। लेकिन साउथ कोरिया उसका समर्थक हो गया अमेरिका का और नॉर्थ कोरिया रसिया का समर्थक हो गया। तो इन दोनों के बीच विवाद बढ़ने लगे और इनके बीच में एक लाइन खींची गई जिसे 38 पैरेलल लाइन कहते हैं। वही साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच सीमा का निर्धारण करता है। लेकिन ये तो थी दूसरी बात कि जापानियों ने कैसे कोरिया पर अटैक कर उसे भी हथिया लिया था। मतलब जापानियों ने कोरिया को भी अपने कब्जे में ही रखा था। वहाँ पर वो लोग जाते थे, खेती वेती करते थे, वहाँ से अनाज उत्पादन करते थे और जापान में लाते थे। जापान की सेना बहुत ही शक्तिशाली थी ही। उसने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर भी अटैक करके उसमें भी विनाश लीला मचानी आरंभ कर दी थी। लेकिन अमेरिका धीरे धीरे परमाणु बम पर काम कर रहा था। उस समय विश्व युद्ध भी चल ही रहा था जब जापान इस प्रकार की कार्रवाइयों को कर रहा था। तो लेकिन अमेरिका उसके ऊपर बिना बताए किसी भी देश को, उसने अपने जो भी उसके मित्र राष्ट्र थे जो वर्ल्ड वार में एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे, बिना बताए ही जापान के ऊपर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु से यानी कि परमाणु बम से अटैक कर दिया। जापानियों ने सरेंडर किया अमेरिका के सामने और उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया। जापान की रक्षा का दायित्व अमेरिका ने उस समय उठा लिया, क्योंकि जापान आगे न बढ़े, उसकी सेना और ताकतवर न रहे, इसलिए अमेरिका ने इस प्रकार की पॉलिसी को अपनाया कि तुम लोग अब से सेना नहीं रखोगे, तुम लोग बहुत ख़तरनाक लोग हो, अब हम तुम्हारे देश की रक्षा करेंगे, अगर कोई तुम्हारे ऊपर अटैक करेगा तो हम तुम्हारे साथ देने आएंगे। ये सब जब संधि हुई तब की बात है। लेकिन आज फिर से जापान 90 साल बाद अपनी सेनाओं को दोबारा से मजबूत कर रहा है। इसका कारण ये है कि चाइना जो है लगातार दक्षिण प्रशांत महासागर में हो या फिर जापान के समुद्री इलाकों में अपनी घुसपैठ को बढ़ा रहा है लगातार। तो जापानी लोग चाइना को सबसे बड़ा खतरा मानते हैं। इसलिए जापान के लोग चाइना को काउंटर करने के लिए दोबारा से अपनी सेना को मजबूत करना चाहते हैं। इसलिए जापानी सरकार ने फैसला लिया है कि हम अपने जीडीपी का 2% पैसा रक्षा बजट पर खर्च करेंगे। ये पूरा अमाउंट होगा, जो भी अमाउंट होता हो उनके 2% जीडीपी का। लेकिन 3 लाख करोड़ की बात सुनने में आ रही है समाचार पत्रों में कि 3 लाख करोड़ की मिसाइलें जापान खरीदेगा जो चाइना को काउंटर करने के लिए होंगी। तो ये सब बात इसलिए मैंने बताया कि पहले जापान ने चाइना के ऊपर अटैक किया, फिर वर्ल्ड वार होने लगा, फिर अमेरिका ने अटैक किया परमाणु बम से, जापान की सेना को भंग कर दिया गया। लेकिन अब फिर से जापान 90 साल बाद अपनी सेना को मजबूती प्रदान कर रहा है। जापानी लोग होते बहुत ताकतवर हैं, क्योंकि उन्होंने पूरे उस समय विश्व के नाक में दम कर रखा था। पूरे वर्ल्ड में इन्होंने तबाही मचा रखी थी। लेकिन अगर अमेरिका परमाणु बम नहीं गिराता तो जापान को रोकना असंभव हो चुका था। जापान के लोग हार नहीं मानते, वो लड़ते रहते हैं, बहुत तगड़े लड़ते हैं। तो दोस्तों, मेरे द्वारा किया गया काम अगर आपको पसंद आता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर भी कर दीजिएगा।